ड्यूअल नेचर ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स, इसमें डी ब्रॉगली फॉर्मूला, फोटोवोल्टिक इफेक्ट, ये दोनों टॉपिक्स कराए थे। ठीक है, डी ब्रॉगली की फॉर्मूला तो मैंने बेसिकली बता दी थी, H/mv, it's H/p, इट्स अ फॉर्मूला फॉर डी ब्रॉगली। और भी कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज मैंने बताई थी, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, सो कल हमने ये टॉपिक्स तो कर दिया था। आज बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट टॉपिक ये सब रहेगा, बोर्स थियरी करेंगे। बिफोर आई गो टू नेक्स्ट टॉपिक, एक और टाइप का क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, विच इस पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन आने की। लेट्स डू वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, राइट ऑन। फाइंड द रेशियो ऑफ, लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ de Broglie wavelength. Find the ratio of de Broglie wavelength of molecules of hydrogen and helium gas. Molecules of hydrogen and helium gas at temperatures 27 degrees Celsius and 127 degrees Celsius respectively. 27 degrees Celsius and 127 degrees Celsius respectively. ठीक है, मतलब यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। ठीक है, देखो आपको ये पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल इज अज्यूम टू बी अ पार्टिकल। गैस मॉलिक्यूल पार्टिकल्स की तरह होते हैं, दे आर पार्टिकल्स। बट एज पर डी ब्रॉगली फॉर्मूला, कोई भी पार्टिकल को वेव नेचर भी होता है। तो गैस मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली पार्टिकल्स, बट दे कैन बी थॉट एज अ वेव्स। गैस मॉलिक्यूल को हम लोग वेव भी मान सकते हैं। सो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल और हीलियम गैस का मॉलिक्यूल, इन दोनों को हम लोग वेव अज्यूम करेंगे, और उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है, ये वेवलेंथ, इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, आई होप ये नया क्वेश्चन है आपके लिए, आपने कभी ऐसा शायद सॉल्व नहीं किया होगा। लुक हियर, सिंपल है। इफ आई राइट डाउन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ सपोज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आई एम टेकिंग। ठीक है, तो फॉर्मूला तो यही रहेगी, H/p, H डिवाइड बाय P. P will be the, what is P here? Linear momentum, which is mass into velocity, right? तो ये होगा mass of hydrogen, velocity भी किसका? हाइड्रोजन का, करेक्ट है? ठीक है, H, मास ऑफ हाइड्रोजन हम लोग बाद में ले लेते हैं, पहले वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन पे आते हैं। ठीक है, आप में से कोई गैस करके बता सकता है वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन में क्या करूं, मतलब हाउ टू डील विद दिस वेलोसिटी? एनी आइडिया? वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन को कैसे डील करूं मैं, मतलब इसको क्या लिखूं मैं? एनी आइडिया? कोई माइक ऑन करके बता सकता है? VH इज द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ना, तो इसको क्या करूं मैं, इसको कैसे डील करूं? VH कितना लिखूं मैं? एनीवन माइक ऑन करके बता सकता है कोई? सर, हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ, तो उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। किसकी वेलोसिटी मिलेगी वो, इलेक्ट्रॉन की कि न्यूक्लियस की? इलेक्ट्रॉन की। इधर तुमको इस क्वेश्चन के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चाहिए कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चाहिए, किसकी चाहिए? सॉरी, अजीब गरीब सवाल पूछा था, अजीब सवाल है, उसका अजीब जवाब दे रहे हो आप। सवाल तो ठीक था, आई थिंक जवाब अजीब था। क्या जवाब है ये, मतलब कहीं ना कहीं मतलब बोर थियरी लगानी है कहीं ना कहीं। ठीक है, और कोई है जो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बता सकता है? वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम है ये, सॉरी वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सर सर हाँ, आरएमएस वेलोसिटी। यस करेक्ट है। आपका नाम क्या है? न्यानल। हाँ, न्यानल। न्यानंद का आंसर करेक्ट है। ये बोल रहा है कि सर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आप आरएमएस वेलोसिटी ले लो। यस इट इज करेक्ट न्यानंद, करेक्ट, वेरी गुड, कीप इट अप। स्टूडेंट, जब भी आपको गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बोली जाएगी ना,
गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी आरएमएस लेनी चाहिए. आरएमएस वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 3 RT अपॉन मोलर मास. 3 RT अपॉन मोलर मास. ये m0 जो लिखा है इट्स अ मोलर मास, या इसको आप मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हो. इट्स अ मॉलिक्यूलर वेट. सो ये ना वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, इसको मैं लिखूंगा रूट ऑफ 3 RT डिवाइडेड बाय मोलर मास. ये है फॉर्मूला. ठीक है, क्लियर. अब देखो ये मोलर मास है और ये है मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ये क्या है? मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. दोनों एक ही होते हैं. सी मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या ये m0 है मोलर मास, दोनों एक ही होते हैं. आपको मोलर मास पता होगा, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 रहता है. इट इज टेकन एज 2. मॉलिक्यूलर वेट कितना है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का? 2 होता है. उसका मास भी 2 ही लिया जाएगा ना. 2 क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं सिर्फ. सो एक्चुअली न्यूमेरिकली ये m और ये m इक्वल ही होता है. बोथ आर इक्वल न्यूमेरिकली. ठीक है, और ये T है, टेम्परेचर है. सो देखो ये एक फॉर्मूला मैंने बना ली. ठीक है, ध्यान से देखो. इट्स अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन. सेम वे हीलियम का भी होगा, तभी वो रेशो ले लेते हैं जल्दी से. डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिवाइड बाय डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम. अब ध्यान से देखो, ये जो लैम्बडा है और ये m है, दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन है. ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, इसलिए यहाँ पे आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन, ऊपर आएगा मास ऑफ हीलियम. ये इनवर्स प्रोपोर्शन है. ये थोड़ा समझो. तो चलो ये डील हो गया हमारा. अब टेम्परेचर पे आओ. लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर. लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर. रूट ऑफ टेम्परेचर क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है. दिस इज हाइड्रोजन बाय हीलियम, इधर आएगा हीलियम अपॉन हाइड्रोजन. ठीक है, लास्ट ये जो हमने ये लिखा है ये मॉलिक्यूलर वेट है, राइट. मोलार मास, ये एक्चुअली इस फॉर्मूला में ये ऊपर जाएगा. मोलार मास विल बी न्यूमरेटर. दैट मींस लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. इधर आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, नीचे आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम. स्टूडेंट ये समझो पहले, इसको आप सॉल्व करो तो ये ऊपर आएगा. इनफैक्ट ये डिनोमिनेटर में नीचे जो है ये m0 वो ऊपर आएगा. तो लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m0. m0 इज अ मॉलिक्यूलर वेट. ये आ गया. ये हाइड्रोजन का मास है ना 2 लिया जाता है. ठीक है, और हीलियम का मास होता है, सॉरी ये हीलियम का है, हीलियम का मास 4 लिया जाता है. 4, हाइड्रोजन का 2. ये शायद आपको पता होगा. जो मॉलिक्यूलर वेट होती है दैट मच इज अ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. टेम्परेचर ऑफ हीलियम आपको 127 दिया हुआ है स्टूडेंट्स. उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, इट विल बी 400 केल्विन. हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर है वो गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस. उसको कन्वर्ट करो, इट विल बी 300 केल्विन. ठीक है, और ये है अंडर रूट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, अगेन ये 2 रहेगा. मास ऑफ हीलियम अगेन ये 4 होगा. इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते ही हमें रूट आंसर आ जाएगा. तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये 2 हो गया, ये रूट ऑफ 4/3 और ये रूट ऑफ 1/√2. ठीक है, सो आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको. ये कितना हो जाएगा? 2 और 2 मिलके ये हो जाएगा 4. नीचे है ये रूट ऑफ 6 बराबर. ठीक है, 4 डिवाइड बाय रूट ऑफ 6. चाहे तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो. इट इज लाइक रूट ऑफ 16/6. रूट 16 इज अ 4. इसको सॉल्व करो, इट्स रूट ऑफ 8/3. अब इसमें से कुछ भी आंसर हम लिख सकते हैं. सो दिस वाज वन क्वेश्चन ऑन डी ब्रॉगली व्हिच वी सॉल्व टुडे. क्लियर? बात समझ में आई? कीप दिस इन माइंड, तो ध्यान में रखो इसको. ठीक है, डी ब्रॉगली क्लियर. ठीक है, डी ब्रॉगली पे एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जो मैं आज करा देता हूं. वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा इससे. वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन डी ब्रॉगली. ठीक है, राइट ऑन स्टूडेंट्स. ठीक है, आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट ऑन. इसमें देखो, अ बॉम्ब जो बॉम्ब रहता है, अ बॉम्ब एक्सप्लोड्स
into two parts, a bomb explodes into two parts of masses 1/4 and 3/4, 1/4 and 3/4, 1/4 and 3/4 of the bomb, 1/4 and 3/4 of the bomb. Full stop. Find de Broglie wavelength of the two parts. Sorry, ऐसा लिखो, find the ratio of de Broglie wavelength. Sorry, ऐसा लिखो, find the ratio of de Broglie wavelength of two parts. Find the ratio of de Broglie wavelength of two parts. If bomb is initially at rest, if the bomb is initially at rest, ठीक है. आई होप आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख लो आपने लिखा है कि नहीं. ऐसा लिखो, अ बॉम्ब explodes into two parts of masses 1/4 and 3/4 of the bomb. Find the ratio of de Broglie wavelength of the two parts if bomb is initially at rest. क्वेश्चन आई होप सबने लिख लिया. हाँ, ठीक है स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखो. लेट्स सी नाउ. इमेजिन ये बॉम्ब है, इसका मास m है, ये बॉम्ब रेस्ट पे है इनिशियली, तो इसका वेलोसिटी 0 रहेगा, इसका लीनियर मोमेंटम भी 0 होगा. इट्स मोमेंटम ऑफ दिस बॉम्ब विल आल्सो बी 0 बिकॉज वेलोसिटी 0 है. अब ये बॉम्ब दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक हो गया. सी, एक पार्ट यहाँ पे फ्लाई होगा सपोज, और एक पार्ट यहाँ फ्लाई होगा ऐसे. दीज आर द टू पार्ट्स. एक पार्ट का जो मास है वो है m/4, मतलब 25% मास. दूसरा है 3/4 ऑफ m, मतलब 75% मास. अब इनकी वेलोसिटीज मुझे नहीं पता. लेट्स से इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2, ठीक है. बट ये जो पार्ट्स हैं, दीज आर द टू पार्ट्स. इन पार्ट्स को हम लोग वेव्स अज्यूम करेंगे, ड्यूअल नेचर. ये पार्ट को हम लोग वेव मानेंगे, ये वेव है, और ये जो पार्ट है इसको भी हम लोग वेव मानेंगे. इसका जो वेवलेंथ है, wavelength of this part is lambda1, wavelength of this part is lambda2. See, it is actually the particle, ये particle है, but de Broglie says every particle can be assumed as a wave also, dual nature. इसको wave मानेंगे. So ratio of this wavelength and this wavelength, ये ratio find करना है, ठीक है. स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ गया एटलीस्ट? डायग्राम आप बना लो, ठीक है. इसकी वेलोसिटी देखो, मैंने v1 v2 लिखी है. अब लिसन स्टूडेंट्स, जब भी बॉम्ब एक्सप्लोजन का केस आता है ना, कि एक बॉम्ब दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ लाइक दिस, दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स में स्प्लिट हुआ या चार पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, जब भी ऐसा सिचुएशन है ना स्टूडेंट, याद रखो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. द मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब बिफोर इट एक्सप्लोड्स इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब आफ्टर एक्सप्लोजन. बॉम्ब एक्सप्लोजन में हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करना होता है, आपको पता होगा. तो आई एम गिविंग यू वन, एक काम दे रहा हूं मैं. इस सिचुएशन में आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ. मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन लगाओ. देखो क्या इक्वेशन आ रही है. अगर कोई लगा सकता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इक्वेशन लिख दिया है, so you can open your mic and tell me the equation that you got. So v1 plus 3v2 is equal to 0. v1 plus 3v2 is equal to 0. 0. नाम क्या? Karthik. तो कार्तिक got the value that v1 plus 3v2 equal to 0. स्टूडेंट, ये करेक्ट है? एक्चुअली यस, यू विल गेट दिस थिंग, करेक्ट है ये. लेकिन एक बात, ये इक्वेशन आने से पहले आपको एक इक्वेशन और आया होगा, विच इज m/4 v1 प्लस 3m/4 v2 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन आएगा पहले, राइट?
ये क्या होगा जिसमें से आपने m/4 कॉमन लेके निकाल दिया m/4। Yes, sir. तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले ये इक्वेशन आएगा, इसी पे स्टिक रहो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट आप इसी इक्वेशन पे आओ। ये करेक्ट है, डोंट वरी, बट आप इसी इक्वेशन पे आओ पहले। एवरीबॉडी गॉट दिस इक्वेशन? अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, momentum of the first part, momentum of the second part. So this become total momentum after explosion. और इनिशियली ये रेस्ट पे है, इसका वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है इसलिए इसका मोमेंटम भी 0 है इनिशियली। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब ध्यान से देखो, ये जो है ना, इट्स मास इनटू वेलोसिटी, ये क्या है पता है? इट्स अ मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ये है मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्ट। इसको आप यहां शिफ्ट करो, यू शिफ्ट इट ओवर हियर, सो नो डाउट ये माइनस में चला जाएगा, बट ये है क्या पता है? इट्स अ मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्ट, मास इनटू वेलोसिटी, इट्स अ मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्ट। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट आफ्टर एक्सप्लोजन जो दो पार्ट्स बनते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज एक्चुअली इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्ट। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट ये जो दोनों मोमेंटम्स हैं वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक पार्टिकल का जो एक पार्ट का जो मोमेंटम है वो ये डायरेक्शन में है, दूसरे पार्ट का जो मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दैट्स द मीनिंग ऑफ माइनस साइन। लेकिन मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्ट, इसका जो मैग्नीट्यूड है इट्स इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्ट। दोनों का मोमेंटम इक्वल है स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड में। नेगेटिव साइन इंडिकेट जस्ट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, पर ये दोनों इक्वल है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं h/λ1, इसको लिख सकते हैं h/λ2। याद है, HH गेट्स कैंसिल। अगर ये जो दोनों पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स का लीनियर मोमेंटम इक्वल है, तो दोनों पार्ट्स का देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी इक्वल आ रहा है। सो द रेशियो ऑफ λ1/λ2 विल बी हाउ मच? 1:1। सो आंसर इज 1:1। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल होगा दोनों का, बिकॉज देयर मोमेंटम्स आर इक्वल। ठीक है, तो आंसर है 1:1 स्टूडेंट्स। मेक इट क्लियर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। जल्दी से नोट कर लो, और कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो माइक ऑन करके। इज देयर एनी कंफ्यूजन विद दिस? कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। क्लियर? सो हम कंप्लीट दिस क्वेश्चन फास्ट। ओके, सो आई होप एवरीबॉडी कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। इसके साथ हम लोग डी ब्रॉगली स्टॉप करते हैं। डी ब्रॉगली में आप और प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस, और कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। डी ब्रॉगली के बाद आई एम नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एटॉमिक फिजिक्स। इसमें यही सब आता है, बोर्स थियरी एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, दैट विल कम। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले थोड़ा उसके बारे में बता देता हूं। रुदरफोर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। इसने सबसे पहले एक एटॉमिक मॉडल दिया था इन द ईयर 1911। ये आपने वो सुना, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करके रुदरफोर्ड ने सबसे पहले एटॉमिक मॉडल दिया था। इस मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स थे, टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक्स बोर ने भी अपना एक थियरी दिया था व्हिच इज कॉल्ड एज बोर्स एटॉमिक मॉडल। इन द ईयर 1913 पहले रुदरफोर्ड ने थियरी दिया था। रुदरफोर्ड एक्सप्लेन्ड
द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको बोर ने ठीक किया। बोर ऑल्सो गेव द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इसमें बोर के 3 पॉस्टुलेट्स आते हैं सबसे पहले। आई होप आपको बोर के तीनों पॉस्टुलेट्स याद हैं, ठीक है। 3 पॉस्टुलेट्स हैं इन ऑल। मैं वो पॉस्टुलेट्स रिवाइज नहीं कर रहा हूं, सीधा मैं पॉस्टुलेट्स 3 पॉस्टुलेट्स हैं, तीनों में से क्या क्या फॉर्मूला निकलती है मैं वो लिख देता हूं। फर्स्ट पॉस्टुलेट आई थिंक ये है, mv square by r, this is the centripetal force required for electron, it's provided by electrostatic force, जो अभी एक स्टूडेंट ने बताया था। स्टूडेंट ये फर्स्ट पॉस्टुलेट है, आई होप आपको पता है ये। इसके बारे में चलो एक चीज मैं बता देता हूं, ध्यान से देखो। दिस इज एक्चुअली फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में देखो एक प्रोटॉन होता है, दिस इज प्रोटॉन, और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो ऐसे घूमता रहता है। So this is like a hydrogen atom. It's one proton which I am denoting by plus E and one electron which I am denoting by minus E. ये स्टूडेंट हाइड्रोजन एटम में होता है ये। इसमें कितना चार्ज है टोटल? E into E। ये देखो, दिस इज वन प्रोटॉन चार्ज, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो ये क्लियरली हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हमारे पास सपोज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आपको पता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं mv square by r equal to 1 by 4 pi epsilon 0 e into e become e square divided by r square। ये आपको पता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम नहीं है, जेई लेवल पे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बोलते हैं कि हाइड्रोजन एटम नहीं है बट हाइड्रोजन लाइक एटम है। हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होते हैं? ऐसे एटम्स जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है बट मोर देन वन प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन एक ही होगा बट प्रोटॉन्स आर मोर देन वन। सपोज ऐसा है, Z प्रोटॉन्स आर देयर, Z प्रोटॉन्स आर देयर, और एक इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे घूम रहा है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम का मैं एग्जांपल दे देता हूं। इफ यू टेक हीलियम, हीलियम अगर आप लोगे, हीलियम एटम हैज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हीलियम को आयोनाइज कर दो, हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। इफ यू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम इट विल हैव 2, बन जाएगा He+। He+ इज अ हाइड्रोजन लाइक एटम। हाँ सॉरी, कुछ इंटरप्शन हो गया। हाँ, सो हीलियम और ये हाइड्रोजन, He+ मतलब इट्स अ हीलियम आयन हैविंग 2 प्रोटॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये एक टाइप से हाइड्रोजन लाइक एटम है, ठीक है। सो हाइड्रोजन लाइक एटम्स में क्या होता है, Z प्रोटॉन्स विल बी देयर। सो ये जो फॉर्मूला है ना, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे E शुड बी रिप्लेस्ड बाय Ze। प्रोटॉन्स कितने हैं? Z प्रोटॉन्स है, each proton has a charge E, so total charge how much it becomes? Ze into this E। So remember हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए आपको Z into E करना है, so E into E become E square, but it will become Ze square। स्टूडेंट याद रखो, हाइड्रोजन के लिए आपको E square लेना है, बट जहां पे हाइड्रोजन नहीं है, इफ इट इज अदर एटम्स, दूसरे एटम्स के लिए ये फॉर्मूला अगर आप लिख रहे हो, this Ze square आएगा, where Z is the number of protons present in that atom। जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो है Z। Z is also known as atomic number। so याद रखो, हाइड्रोजन के जैसे जो दूसरे एलिमेंट्स हैं which are similar to हाइड्रोजन, उनके लिए यहाँ पे Z भी डालना है। so this is a formula। एक चीज याद रखो, जहां पे आप E square लिखते हो it will become Ze square, ठीक है। हीलियम के लिए आपको इतना पता होगा, हीलियम के लिए Z is 2। हीलियम के बाद देखो 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो Z will be 2। लिथियम के लिए Z will be 3, लिथियम के लिए। बेरिलियम के लिए Z will be 4। तो ये जो लिथियम, बेरिलियम, हीलियम, ये जो एटम्स है ना, दे आर वेरी नियर टू हाइड्रोजन, उनके लिए आप ये लगा सकते हो बाय पुटिंग द Z ओवर हियर। क्लियर? दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट, और ये याद रखना Z के बारे में। आई होप आपने नोट कर लिया ये। सेकेंड पोस्टुलेट आपको पता है, एंगुलर मोमेंटम mvr इज nh/2 पाई।
ये आपको पता है, इट्स अ सेकंड पॉस्टुलेट, नो नीड टू एक्सप्लेन मच, ये आपको पता है, ठीक है। इसमें क्या रखो, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका जो ये एंगुलर मोमेंटम है, दिस mvr इज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, mvr इज द एंगुलर मोमेंटम, कितना होगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1 डालेंगे ना, सो इट विल बी h by 2 pi। सेकेंड ऑर्बिट के लिए हाउ मच विल बी एंगुलर मोमेंटम, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n में 2 डालूंगा, 2 times h by 2 pi। थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 times h by 2 pi। सो देखो angular momentum can be 1 time h by 2 pi, it can be 2 times h by 2 pi, it can be 3 times h by 2 pi, but angular momentum cannot be 2.5 times h by 2 pi। ऐसा angular momentum हो सकता है क्या? ये देखो ये 2 है, ये 3 है, 2.5 नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि जो ये angular momentum है ना, वो h by 2 pi के पैकेट्स में आता है। ये है 1 पैकेट ऑफ h by 2 pi, ये है 2 पैकेट्स ऑफ h by 2 pi, ये है 3 पैकेट्स ऑफ h by 2 pi। कोई भी चीज अगर जो पैकेट्स में आती है, h by 2 pi के पैकेट्स हैं, कोई भी चीज जो पैकेट्स के फॉर्म में आती है उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड। एक चीज याद रखो, एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का, दिस इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है ना हाइड्रोजन एटम में, this angular momentum of electron is quantized। quantized मतलब ये कुछ फिक्स वैल्यू रहेंगी। आपका एंगुलर मोमेंटम 1h by 2 pi हो सकता है, 2h by 2 pi हो सकता है, 3h by 2 pi हो सकता है, लेकिन 2 और 3 के बीच में 2.5 नहीं हो सकता है। सो ये h by 2 pi के पैकेट्स में मिलता है, hence it is quantized। ठीक है, क्लियर? फिजिक्स में कौन कौन सी चीजें क्वांटाइज्ड है, आपके जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज क्वांटाइज्ड है वो बता देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज आल्सो क्वांटाइज्ड, चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है, और उसके साथ साथ एक और चीज क्वांटाइज्ड है, एनर्जी ऑफ द फोटोन, वो भी क्वांटाइज्ड है। दीज थिंग्स आर क्वांटाइज्ड। यहां पे आपको ये सीखना है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, क्वांटाइज्ड मतलब वो चीज जो पैकेट्स में आती है। एंगुलर मोमेंटम इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ h by 2 pi। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पोस्टुलेट तो आपको पता है। थर्ड पोस्टुलेट ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन n2 ऑर्बिट में से n1 ऑर्बिट में जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n2 टू n1, तो वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। द एनर्जी ऑफ द फोटोन, the energy of photon released, it's h nu, that energy equals to, the energy of the photon is equal to difference between these two energies, matlab energy of electron in the n2 shell minus energy of electron in n1 shell, this is nothing but h nu। ये भी पता है आपको, I think, right? This is nothing but Bohr's third postulate। ठीक है, तीनों पोस्टुलेट पहले जल्दी से क्लियर करो। I hope this you already know, right? So make it clear। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों पोस्टुलेट आपको पता है बोर के। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं रिलेटेड टू बोर वो मैं बता देता हूं। रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इसमें सबसे पहले आप याद रखो, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। ये n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये शायद पता होगा आपको। इन द नेक्स्ट स्टेप यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन और कुछ कांस्टेंट आता है। सपोज कांस्टेंट में k लिख देता हूं। हाँ, आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट? एनीबॉडी? यू कैन ओपन योर माइक एंड टेल मी। रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सर हाँ बोलो। एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर। हाँ, आपने वो जो बताया, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, नंबर चाहिए। नंबर क्या आएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर चाहिए। वो h एप्सिलॉन उनके टर्म्स में नहीं चाहिए, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू।
जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू है 6.67। वैसे यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू सर बोलो। 0.529 अपॉन Z। 0.529 अपॉन Z किस बुक से देखा आपने अभी? नहीं, केमिस्ट्री का फॉर्मूला है ना, केमिस्ट्री में भी ये। हाँ हाँ ठीक है। फिजिक्स में आप कैसे करना है ध्यान से सुनो। फिजिक्स के लिए आप एक काम करो, ये जो कांस्टेंट है ना इसकी वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम। केमिस्ट्री वाला याद है, फिजिक्स में नहीं किया क्या कभी? फिजिक्स में ये होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इज अ वैल्यू ऑफ दिस इनटू n स्क्वायर। स्टूडेंट ये है एक्चुअली, ये 0.53 कहां से आ गया वो भी बता देता हूं मैं। एक्चुअली जो ये k है ना, एक्चुअली में ऐसा होता है कि रेडियस जो है इट इज गिवन बाय, रेडियस इज गिवन बाय n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m e स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, n square h square epsilon 0 upon pi m e square. This n is a quantum number, h Planck's constant, epsilon permittivity of vacuum, m is a mass of electron, e is a charge of electron. ये है। इसमें ये n को आप छोड़ दो, लिविंग n जो बाकी सब है उन बाकी सब की वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इन सब की वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम। एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला बहुत काम आएगी स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। लेकिन ये जो फॉर्मूला मैंने बताई इसमें से ही ये बनता है। अब ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इट इज फॉर हाइड्रोजन एटम। ये बोर ने प्रूफ किया था हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर कोई हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम मैंने बताया था क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ z प्रोटॉन्स एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जहां ई स्क्वायर था, ई स्क्वायर शुड बी रिप्लेस्ड बाय जेड स्क्वायर। याद रखो स्टूडेंट, हाइड्रोजन लाइक एटम्स में ई स्क्वायर शुड बी रिप्लेस्ड बाय जेड स्क्वायर। ये ई स्क्वायर है ना, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय जेड स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे जेड आएगा। दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर में जेड आ जाएगा। सो हाइड्रोजन जो लाइक एटम होते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो हाइड्रोजन के जैसे एटम है, उनके लिए फॉर्मूला ये बनती है 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। ये z मैंने ले लिया, डिनोमिनेटर में z है ना ये, इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। ये है फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, नॉट फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए z 1 हो जाता है, फॉर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, तो ये हो जाएगा 1 एंड दिस बिकम द फॉर्मूला। क्लियर? फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है ये चीज, जस्ट आई एम रिवाइजिंग टुडे, माइट बी नोइंग दिस फॉर्मूला। सेकंड, रेडियस के बाद आई एम गोइंग टू नेक्स्ट थिंग, velocity of electron in the nth orbit। velocity of electron in the nth orbit, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। ठीक है, velocity of the electron in the nth orbit is given by, इसकी फॉर्मूला है e square upon 2 epsilon 0 h into n। ये फॉर्मूला है। स्टूडेंट ये आप कैसे फाइंड कर सकते हो वो भी बता देता हूं मैं। अगर आपको नहीं फाइंड करने आता है ये, तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। बोर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है और जो सेकंड पोस्टुलेट है, दोनों आपके पास हैं। जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता कैसे डिराइव होती है, मैं खाली बता देता हूं। स्टूडेंट ये बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट है, राइट? इसमें से आप ये v का वैल्यू कैलकुलेट करो, इसमें से आप v निकालो और वो जो v है वो आप इसमें डाल दो। या बोर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है इसमें v स्क्वायर है और जो सेकंड पोस्टुलेट है उसमें v है, दोनों को डिवाइड कर लो। फर्स्ट पोस्टुलेट डिवाइड बाय सेकंड पोस्टुलेट, तो फर्स्ट पोस्टुलेट में v स्क्वायर है, सेकंड पोस्टुलेट में v है, v कट हो जाएगा, आपका वेलोसिटी आ जाएगा इसमें से। सो ये फॉर्मूला आपको मिल सकती है इफ यू सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टुलेट। अब देखो ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, इट इज फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसमें z मल्टीप्लाई करना है, मतलब e स्क्वायर शुड बी रिप्लेस्ड बाय z स्क्वायर। अगर ये हाइड्रोजन लाइक एटम है तो z ऊपर आ जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला है। इसमें देखो हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए ये z नहीं लिखेंगे, दूसरे एटम्स के लिए z आएगा।
ठीक है, अब सी दिस, इसमें ये जो n है, लिविंग n को मैंने छोड़ दिया, n इज अ क्वांटम नंबर, n को छोड़ दिया, ये जो बाकी वैल्यू है ना, जो बाकी चीजें हैं, इन बाकी चीज की वैल्यू है 2.2 इंटू 10 पावर 6। बाकी नंबर्स है उनकी वैल्यू है 2.2 इंटू 10 पावर 6। इसमें जब आप n1 डालोगे ना, so you will get a velocity of electron in the first orbit. For velocity of electron in the second orbit, n will be 2. थर्ड ऑर्बिट के लिए n 3 होगा. In general, velocity is inversely proportional to n. जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट्स में जाएंगे, this n will increase, velocity will decrease. So electron हायर ऑर्बिट्स में कम स्पीड पे घूमते हैं, and lower orbit में they moves with a more speed. V inversely proportional to n है, ठीक है, और ये वैल्यू है 2.2 into 10⁶. So what is the formula for velocity of electron? It's 2.2 into 10 power 6 divided by n. अगर हाइड्रोजन के जैसा कोई दूसरा एटम है, उसके लिए फिर यहाँ पे z भी आएगा. For other atoms z will come. Z is the atomic number. चलो फिलहाल हाइड्रोजन से ही कंटिन्यू करते हैं, ये वैल्यू है. अब इसमें देखो, ये जो 2.2 into 10⁶ है ना, इट्स अ कांस्टेंट, राइट? 2.2 into 10⁶ क्या है? कांस्टेंट है. इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, मतलब ये जो वैल्यू है, ये, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C/137. इट इज सेम एज C/137. तो क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये C क्या है? इसमें जो मैंने C लिखा है ना, C is the speed of light. देखो, आप सबको लाइट की स्पीड पता है, इट इज 3 into 10⁸. लाइट की स्पीड आप सबको पता है, 3 into 10⁸. लाइट की स्पीड को आप 137 टाइम्स कम कर दो, मतलब दिस स्पीड डिवाइडेड बाय 137. सो इसका आंसर आता है 2.2 into 10 power 6. मतलब ये जो नंबर है 2.2 into 10 power 6, इट इज सेम एज 137 टाइम्स स्मॉलर देन लाइट स्पीड. इसको हम लोग, लाइट की स्पीड का 137 टाइम्स स्मॉलर है ये नंबर, इसलिए आप याद रखो, वेलोसिटी कैन आल्सो बी रिटन दिस वे, C/137 डिवाइड बाय n. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं स्टूडेंट, 2.2 into 10⁶ is same as C/137. Make it clear, student. Is that clear? Clear है? Clear? ठीक, चलो, वेलोसिटी हो गया. एनर्जी आपको पता है, टोटल एनर्जी. नाउ नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें आपको डायरेक्ट एक चीज पता होगी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल एनर्जी, इट्स गिवन बाय -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. ये पता है ना? टोटल एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n स्क्वायर. स्टूडेंट ये सारी फॉर्मूलास मुझे लगता है आपको पता है ये चीजें. अगर कोई फॉर्मूला नहीं पता, आपको लगता है ये चीज नहीं पता, यू कैन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन. So total energy of the electron is given by -13.6 electron volt divided by n square. Okay, ये आई थिंक आपको पता है. स्टूडेंट मैं अभी इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता देता हूं. ये टोटल एनर्जी है, काइनेटिक बता देता हूं. सॉरी, दिस इज टोटल एनर्जी. काइनेटिक कितना होता है वो बता देता हूं. ये ट्रिक याद रखना स्टूडेंट्स. यहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सेम वे एज सैटेलाइट रिवॉल्व्स. जैसे सैटेलाइट रिवॉल्व होता है वैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है. तो इलेक्ट्रॉन और सैटेलाइट के रूल सेम है दोनों के लिए, सैटेलाइट्स के लिए और इलेक्ट्रॉन्स के लिए, दोनों के लिए. एक चीज याद रखो, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल होते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी भी. ये तीनों एनर्जीज इक्वल होती हैं. And all these energies are equal to half of potential. ये तीनों energies equal होती है, and all of them are equal to half of potential. ठीक है,
ये मैं इलेक्ट्रॉन के लिए भी होता है, सैटेलाइट्स के लिए भी होता है, क्योंकि जैसे सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूमते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। फॉर्मूला सेम है दोनों के लिए, खाली फर्क इतना है कि टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है, काइनेटिक और बाइंडिंग पॉजिटिव में होते हैं, एंड पोटेंशियल भी नेगेटिव में होती है, सैटेलाइट्स के लिए भी और इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी। तो बाय चांस अगर आपको ये लॉजिक पता है, दिस थिंग यू मस्ट नो। सो इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। सो टोटल एनर्जी आपको ये पता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी होगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n स्क्वायर। स्टूडेंट बाय चांस अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया इन nth ऑर्बिट, सो दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? हाफ ऑफ पोटेंशियल इज टोटल, हाफ ऑफ पोटेंशियल इज टोटल ना, so means potential energy is twice of total, potential will be twice of total, so potential energy will be 2 times 13.6 electron volt upon n square। potential energy भी माइनस में होती है, it is also in minus। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना स्टूडेंट्स, you will get 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। याद रखने की जरूरत नहीं है भले ये फॉर्मूला, ये लेकिन पता होना चाहिए कि पोटेंशियल इज ऑलवेज डबल ऑफ टोटल इन केस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एंड रिवॉल्विंग सैटेलाइट्स, दोनों के लिए पोटेंशियल इज अ डबल ऑफ टोटल, ठीक है। तो ये जो टेक्निक बताया मैंने, ये यूजिंग दिस काइनेटिक, टोटल, बाइंडिंग, पोटेंशियल आप सब फाइंड कर सकते हो, ये याद रखो स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर? Okay. So what is the formula for total energy? It's -13.6 electron volt upon n square, ठीक है। लेकिन ये 13.6 आया कहां से? From where this 13.6 came? तो वो मैं ऐसे बता सकता हूं, total energy is actually given by -me⁻⁴ me⁴ upon 8 epsilon 0 whole square h square n square। स्टूडेंट एक्चुअली ये फॉर्मूला है, तो इसमें ये जो n स्क्वायर है वो मैंने यहां पे रखा है, बाकी जो नंबर्स हैं लीविंग n स्क्वायर, बाकी जो चीज है उनका वैल्यू है 13.6, ठीक है। सो ये है, क्लियर? तो ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। आफ्टर दिस लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थियरी। एवरीबॉडी रिमेंबर्स बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। बोर थर्ड पोस्टुलेट ऐसे था कि जब इलेक्ट्रॉन n2 शेल में से n1 शेल में जंप करता है तब फोटोन रिलीज होता है, फोटोन इज रिलीज्ड। द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी इन द हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन द लोअर ऑर्बिट। ये है बोर का सेकेंड पोस्टुलेट, याद है? ये जो एनर्जी आपने लिखा है ना, इट्स एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन n2 शेल, इट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n1 शेल। ये जो एनर्जी आपने लिखी है ना, ये टोटल एनर्जी है, दिस इज नथिंग बट दिस वन, ये दोनों सेम है। सो आपके पास ये टोटल एनर्जी की फॉर्मूला है, राइट? सो ये भी टोटल, ये और ये सेम है स्टूडेंट्स। तो देखो मैं अभी क्या कर रहा हूं, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा, ये देखो सी, इसकी जगह मैंने ये लिखा है सेम ये वाला। ये n क्या है? क्वांटम नंबर है ना। ये शेल कौन सा है? n2 शेल है, इसके लिए यहाँ पे n2 आ गया। नाउ दिस माइनस साइन, नाउ व्हाट इज दिस? इट्स अ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द n1 ऑर्बिट, ऑर्बिट n1 है, तो इधर आएगा -me⁴ 8 एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर h स्क्वायर n1 स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो स्टूडेंट्स। h न्यू को हम लोग लिखेंगे hc/λ। दिस माइनस माइनस बिकम प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद आप कॉमन क्या ले सकते हो? यू कैन टेक कॉमन me⁴ 8 एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर h स्क्वायर, ये आप कॉमन ले सकते हो। दिस माइनस माइनस बिकम प्लस, प्लस होगा ना तो ये आएगा 1/n1 स्क्वायर इन द ब्रैकेट -1/n2 स्क्वायर।
इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए ये सब कैसे ये डिराइव होते हैं फॉर्मूला। अभी एच सी को इधर शिफ्ट करो तो यूल गेट 1 बाय लैम्बडा इक्वल टू एम ई रेज़ टू 4 8 एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर। दिस h विल बी मल्टीप्लाई विद दिस h, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, इट बिकम h क्यूब। और ये c को भी यहां पे लेके आओ, आप सबको पता है इसको लिखते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। दिस इज रिटन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आपने देखी है राइट। डेरिवेशन मैंने एक बार बता दिया कैसे इसको डिराइव करते हैं। दिस थिंग इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक नई चीज सिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखो। ये पहले एक नंबर था, इसमें हमने एच को यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये बन गया, तो जिसको हमने रिडबर्ग कांस्टेंट लिखा, ठीक है। अब ये जो नंबर है, ध्यान से देखो, ये जो नंबर है ना एम ई रेज़ टू 4 8 एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर एच स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे भी है, इसकी वैल्यू होती है 13.6। द वैल्यू ऑफ दिस होल कांस्टेंट इज 13.6। तो ये जो नंबर है ना इसकी वैल्यू है 13.6। इसको हमने एचसी से डिवाइड किया, एचसी से डिवाइड करने पे रिडबर्ग कांस्टेंट बना। तो इसका मतलब है, इससे आप एक फॉर्मूला बना सकते हो दैट रिडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एचसी। एचसी को आप इधर शिफ्ट करो, आर इंटू एच इंटू सी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट अगर आप रिडबर्ग कांस्टेंट को एच इंटू सी से मल्टीप्लाई करोगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। ये बात समझ के लो, ठीक है। वापस एक बार दिखा देता हूं, ये डेरिवेशन मैंने इसलिए की आपके सामने। ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 13.6, तो 13.6 डिवाइड बाय एचसी, 13.6 डिवाइडेड बाय एचसी, उसी को आपने आर लिखा है ना। सो आर इज नथिंग बट 13.6 डिवाइडेड बाय एचसी। सो एचसी इंटू आर बिकम 13.6। स्टूडेंट ये फॉर्मूला काम आती है बहुत बार जेई में, एचसी इंटू आर बिकम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो, क्लियर। एंड एवरीबॉडी नोज दिस फॉर्मूला, इसको बोलते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला, राइट। इट इज कॉल्ड रिडबर्ग फॉर्मूला। सो स्टूडेंट आज मैंने इतनी थियरी बता दी है, इसको अभी थोड़ा दिमाग में रखो पहले। इसके आगे की थियरी में आज नहीं करा रहा हूं, इसके आगे वो सब है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टिन सीरीज, वो सब वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। रिमेनिंग टाइम में हम क्या करेंगे, वी विल सॉल्व 1 or 2 न्यूमेरिकल्स ऑफ जेई लेवल, सीडी लेवल ऑन दिस टॉपिक्स। चलो एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। राइट ऑन 1 न्यूमेरिकल ऑन दिस होल टॉपिक, ठीक है। मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, कुछ फायदा नहीं है इतना सिंपल क्वेश्चन करके। लेट्स सॉल्व सम डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। लिखो, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैडम, the centripetal acceleration of the electron revolving in the nth orbit of hydrogen atom, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, the centripetal acceleration of the electron revolving in the nth orbit of hydrogen atom is a, उसको स्मॉल a लिखो, is small a, full stop. Find the correct relation, find the correct relation find the correct relation। देखो रिलेशन ये है, ये एमसीक्यू है, इट्स एमसीक्यू हैविंग 4 ऑप्शंस। मैं 4 ऑप्शंस आपके सामने लिख रहा हूं। A proportional to n cube, A proportional to n square, थर्ड है
A proportional to 1 upon n raised to 4. फोर्थ है A proportional to 1 upon n square. स्टूडेंट ये चार ऑप्शंस हैं. Here n is a quantum number. It's an MCQ जिसमें हमें फाइंड करना है कि जो A है, A is a centripetal acceleration of electron. वो n पे कैसे डिपेंड करेगा? A is proportional to which power of n. इसको ट्राई करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं. यू कैन ट्राई इन 1 मिनट. अगर आपको लगता है आप कर सकते हो. आफ्टर 1 मिनट डोंट वरी, आई विल सॉल्व फॉर यू. ट्राई दिस. स्टूडेंट अब मैं इतना फैसिलिटी आपको देता हूं कि अगर किसी को सॉल्व करने के टाइम पे कुछ कंसेप्चुअल डाउट है या कुछ फॉर्मूला चाहिए आपको, आप हेल्प मांग सकते हो. यू कैन आस्क मी फॉर हेल्प. कुछ फॉर्मूला नहीं याद आ रही है, आपको फॉर्मूला पूछनी है तो आप माइक ऑन करके पूछो. फॉर्मूला जिस चीज का फॉर्मूला चाहिए पूछो. या एनीबॉडी करिए. बोलो सर आंसर 4 है क्या? ऑप्शन 4. अच्छा फोर्थ में राइट है कि नहीं वो मैं तो नहीं बताऊंगा. आपको फोर्थ मिला है क्या? हाँ सर. क्या नाम है आपका? विष्णु. ठीक है, तो विष्णु बोल रहा है फोर्थ ऑप्शन है. बाकी स्टूडेंट में से कोई बता सकता है कुछ फोर्थ है कि नहीं? मैं 2 मिनट के बाद बताता हूँ. सर थर्ड है क्या? कौन सा? थर्ड. क्या नाम है आपका? कार्तिक. कार्तिक बोल रहा है थर्ड ऑप्शन है. ठीक है, राइट है कि नहीं मैं बताता हूँ. 1 मिनट रुको. एनी अदर पर्सन? और कोई इंसान? बाकी लोग आराम कर रहे हैं. वो बोलेंगे सर हमको क्या करना है, हमें थोड़ी ये आंसर निकालना है. प्लीज थोड़ा दिमाग लगाओ, इजी है. ठीक है, अब मैं बताता हूं. करेक्ट ऑप्शन है थर्ड. 3. थर्ड इज द करेक्ट आंसर. अब देखो जिनको ये नहीं आ रहा है ध्यान से देखो. हियर देखो, इलेक्ट्रॉन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस. जो भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है ना, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड होती है. जब इस बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो फोर्स से एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होती है. फोर्स गिव्स एक्सेलरेशन, फोर्स से एक्सेलरेशन आती है. इसकी जो एक्सेलरेशन होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला v²/r. रिवॉल्विंग बॉडी का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये होता है v²/r. ये सब आपको पता है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने थियरी बताया था कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. नहीं बताया था? v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. से जो a प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करके हम कांस्टेंट डालेंगे k. v इज सम कांस्टेंट अपॉन n. v को मैं लिखता हूं सम कांस्टेंट अपॉन n. ये मैंने v की जगह लिखा है. इज इट v², k² n². ये v का हो गया. अब रेडियस पे आ जाओ. रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n². याद है? रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n². सो ये डायरेक्टली साइन रिमूव करके कांस्टेंट में k लिख देता हूं. सो रेडियस बिकम इक्वल टू k n². रेडियस को लिखो k n². ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है. दिस बिकम होल कांस्टेंट. ये देखो n² और n², इट बिकम n पावर 4. So acceleration is constant divided by n power 4. That means it is inversely proportional to n raised to 4. स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए थी वो मैंने आपको आज बताई है. ये भी आज मैंने बताया था, ये भी आज बताया था. v और r, और ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए. सेंट्रीपिटल फोर्स आपने मगअप कर लिया कि इट इज mv²/r. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी पता होनी चाहिए, इट इज v²/r.
ठीक है. So this is a formula for centripetal acceleration. So correct answer is third option. आपको सॉल्यूशन चाहिए तो जल्दी से लिख लो. v को लिखना है k by n और रेडियस को लिखना है सम k इंटू एन स्क्वायर, कॉन्स्टेंट इंटू एन स्क्वायर. यहाँ पे डाल दो जस्ट. कांस्टेंट सब मिलके कांस्टेंट ही हो जाएगा, उसको रिमूव करके प्रोपोर्शनल साइन डालना है. इट विल बी n पावर 4. क्लियर स्टूडेंट्स? श्योर? ठीक है, क्लियर. चलो एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं. राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन फास्ट. ऐसा लिखो, इन अबव प्रॉब्लम, लिखो इन अबव प्रॉब्लम ओमेगा, ओमेगा ऐसा लिखो, ओमेगा इज द एंगुलर velocity of the revolving electron. Omega is the angular velocity of revolving electron. Angular velocity of revolving electron. Then find correct relation. Then find correct relation. अब स्टूडेंट ये सबको आना चाहिए. आपका 4 ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शंस देखो. ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब. इनमें से एक ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड है और ये फोर्थ है. ये चारों ऑप्शन नोट करो एंड विद इन 1 मिनट आप सॉल्व करो. जिस स्टूडेंट का मैं नाम लूंगा वो स्टूडेंट मुझे आंसर देगा. जिसका मैं नाम लूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा. जैसे हमने पहला वाला सम किया वैसा है. इसमें आपको ओमेगा फाइंड करना है. ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. तो सर्कुलर मोशन में ओमेगा की फॉर्मूला आप याद करो क्या होती है और उसके साथ करना है. जिसको मैं नाम दूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा मुझे. ठीक है, ठीक है. कुछ स्टूडेंट ने भागना शुरू कर दिया, बोलेंगे सर ने अभी पूछ रहा है तो भागना शुरू कर दिया. पूर्वी राउत भाग गई. ठीक है, बाकी स्टूडेंट प्लीज अब थोड़ा ध्यान से करो एंड टेल मी द राइट आंसर. फिनिश इट. आपको ओमेगा फाइंड करने की. ओमेगा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोपोर्शनल टू विच पावर ऑफ n? एलन मैथ्यू, एलन मैथ्यू अपना माइक ऑन. एलन मैथ्यू, हाँ सर, सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन है. हाँ, तो बता सकते हो कैसे डिराइव किया? बोलो तो कैसे डिराइव किया? वो v इज इक्वल टू r ओमेगा का फॉर्मूला है. r ओमेगा. ठीक है, देखो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया. हाँ, आगे बताओ. हाँ, फिर v को k बाय n लिया. v को स्टूडेंट k बाय n लिखना है. ओके, वेरी गुड. फिर आगे. सॉरी सर, वो एक मिस्टेक हो गया है. k n स्क्वायर आएगा r को. रेडियस को क्या लिखूं मैं? मैंने k n लिखा था. k n स्क्वायर आता है. हाँ, ये तो जो फोर्थ k है और ऑप्शन ये आता k है, k के कट मत करना. ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट मिलके नया कांस्टेंट बन जाएगा. n स्क्वायर इंटू n बिकम n क्यूब. स्टूडेंट ऐसा है देखो, तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब. सो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ओमेगा ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ n. स्टूडेंट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सीईटी में भी और जेई या नीट में भी. कहीं भी कभी ओमेगा पूछेंगे, कभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछेंगे. दिस इज अ वे यू कैन रीच टू दिस कंक्लूजन्स. क्लियर? तो आज के टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो. आज जो भी सीखा है उसमें कोई ऐसी चीज जो नहीं समझी, यू कैन टेल मी. इज देयर एनी डाउट इन टुडेस लेक्चर? कोई फॉर्मूला है जो नहीं समझा तो बोलो. एनीबॉडी?
ठीक है, पूरा क्लियर है? तो अगली बार मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कराऊंगा, लाइमन बार्मर सीरीज, उसकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एंड उसके बाद हम लोग न्यूक्लियर पे जाएंगे, रेडियो एक्टिविटी एंड बाइंडिंग एनर्जी एंड ऑल, ये सब हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। स्टूडेंट अगले वीक तक, जब तक नेक्स्ट लेक्चर हो, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, फोटोएटिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली और ये जो एटॉमिक फिजिक्स आज कराया मैंने, इसके ऊपर प्लीज एमसीक्यू ट्राई करो। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स। हाँ सर, कमलेश सर। कमलेश सर, ठीक है स्टूडेंट, लेक्चर इज ओवर नाउ।